उत्तराखंड में आजकल दो नाम बड़े चर्चाओं में हैं। एक नाम है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत और दूसरा नाम है हरक सिंह रावत। हमारे साथ आज बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आजकल बड़े चर्चाओं में हैं आप और हरीश रावत जी। ऐसी क्या बात है कि दोनों लोग एक दूसरे के साथ भी हैं और एक दूसरे से दूर भी हैं? नहीं, अब मुझे तो नहीं लगता कि क्योंकि हरीश रावत जी का जो मैंने तो उनका हमेशा सम्मान किया है। अब वो 2016 की घटना को लेकर बार बार कुरेदते रहते हैं। मैं कई बार उस बात पे कह भी चुका हूँ कि भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर मुझे मंत्री पद छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा तो कहीं ना कहीं उसमें अकेले मेरी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे इतना मानसिक रूप से टॉर्चर कर लिया था कि मुझे उसमें बगावत का रास्ता अपनाना पड़ा, उनके खिलाफ बिगुल बजाना पड़ा। लेकिन मैं उन पड़तों को उखाड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप कोई गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। बाकी वैसे मैंने हमेशा उनका सम्मान किया। जब से चाहे मैं भाजपा में था, चाहे कांग्रेस में था, या किसी राजनीतिक उससे भी नहीं। जब 1980 में पहली बार उनके मेरी मुलाकात हुई थी, उस दिन से लेकर अब तक पिछले लगभग 43 साल हो गए जब से मैं हरीश रावत जी को जानता हूँ। तो इन 43 सालों में मैंने हमेशा उनका सम्मान किया। चाहे मैं भाजपा में था और मंत्री था उत्तर प्रदेश में, तब भी कहीं मिलते थे, मैं बहुत सम्मान उनका करता था। पिथौरागढ़ में सरदोत्सव के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि था, वो सांसद के रूप में थे। तो मैंने तो नहीं, वो वहाँ पूर्व सांसद के रूप में थे, तो मैंने तो वहाँ भी सम्मान उनका किया। अच्छा, अभी फिर से टकराव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। हरिद्वार लोकसभा सीट से आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, हरीश रावत जी भी वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोनों के बीच ये जो टकराव है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो संतुलन है वो खराब करता सा दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, ये तो पार्टी को निर्णय लेना है कि वो किसको चुनाव मैदान में हरिद्वार पार्लियामेंट से उतारते हैं। मैंने भी पार्टी से कहा है कि अगर आप पार्लियामेंट में मुझे उतारना चाहते हैं तो मेरे हरिद्वार पे विचार कर लें। बाकी पार्टी क्या निर्णय कर लेती है, हरीश रावत को लड़ाती है, मुझे लड़ाती है, किसको लड़ाती है। और इस बार मुझे लगता है कि पार्टी सोच समझकर, सूझबूझ के साथ, क्योंकि पार्टी के लिए एक सीट महत्वपूर्ण है। और इसमें मेरे दृष्टिकोण से, मेरा जो राजनीतिक अपना एनालिसिस है, हरिद्वार सीट कांग्रेस के लिए सकारात्मक सीट है, पॉजिटिव सीट है, मुरीद है। इस समय उस सीट की संभावनाएं अच्छी हैं। बस शर्त ये है कि सबकी इच्छा हो कि पार्टी जीतनी चाहिए। सर, अभी मैंने आपका एक बयान भी सुना था कि अगर आपको टिकट मिलता है कांग्रेस से हरिद्वार में, तो भाजपा के कई लोग आपके संपर्क में हैं जो टूट करके जो है कांग्रेस में आएंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल। देखिए, मैं बहुत सारे कार्यकर्ता हैं हर विधानसभा में, चाहे झबरेड़ा विधानसभा हो, चाहे खानपुर विधानसभा हो, चाहे आप किसी भी विधानसभा की बात करेंगे तो आपको आपको महसूस होगा कि मेरे साथ जुड़े हैं व्यक्तिगत रूप से लोग। और सबका कहना यही है कि भाई, अगर आपको मौका मिलता है, पार्टी आपको टिकट देती है, तो हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए तैयार हैं। और देखिए, बेसिकली जब निचला कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता आपके साथ आता है तो एक हवा बनती है। और वो तो मैं थोड़ा सा अभी अब मैं कोशिश करूंगा कि हरिद्वार पार्लियामेंट सीट पर कांग्रेस में लोग सम्मिलित होना शुरू हो जाए। और मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत भी की है जो पहले कांग्रेसी थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। बीजेपी के भी बहुत सारे कार्यकर्ता बीजेपी से नाराज हैं,
उनके कोई काम नहीं होते, उनको कोई मान सम्मान नहीं मिलता। तो वो सब लोग भी हमारे संपर्क में हैं और सब लोग कहीं ना कहीं बीजेपी को छोड़ना भी चाहते हैं। अच्छा सर, बात करें भाजपा की, जहां से आप आए हैं। भारतीय जनता पार्टी कई गंभीर आरोप लगाती है। उन आरोपों को लेकर के कुछ एक मामले सही भी साबित हुए, जैसे अभी जिम कॉर्बेट का एक मामला था, सब वहाँ कहा गया 6000 पेड़ कट गए। अब एक कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया कि वहाँ पर सीबीआई जांच क्यों ना करा दी जाए, कई अधिकारी उसमें फंसे हुए हैं। तो बीजेपी लगातार इस बात को कहती आ रही है कि ये सब जो हुआ पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत जी के संरक्षण में हुआ। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, वो बिल्कुल, कभी मौका मिलेगा मुझे तो मैं खुद ही सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखूंगा कि ये ठीक है, हो सकता है कि निचले स्तर पर अधिकारियों से इस बीच हुआ हो। ये काम उनका है, ये काम मंत्री के स्तर पर नहीं होता है। लेकिन पाखरो टाइगर सफारी विधिवत रूप से स्वीकृत है भारत सरकार से। उसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। मैंने हर्षवर्धन जी से लेकर, जावड़ेकर जी से लेकर, सेगठी से लेकर, वाइल्ड लाइफ बोर्ड से लेकर उस फाइल को खुद परस्यू किया है। और जब उनकी टीम यहाँ विजिट करने के लिए आई थी, उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद और बाकायदा नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा वो स्वीकृत हुआ 106 हेक्टेयर भूमि पर, जिसमें शुरू में 3 बाड़े बनने थे और बाद में 5 बाड़े, 5 टाइगर के लिए वो टाइगर सफारी बनाई गई थी, जिसमें 106 हेक्टेयर में 16 हेक्टेयर भूमि उसमें जो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए भी निर्धारित की गई। उसमें कैंपा में उसका पैसा भी जमा हो गया। तो 16 हेक्टेयर भूमि पर तो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज हो ही सकती थी। अभी मुश्किल से उस पर जो है 4-5 हेक्टेयर की भूमि भी उपयोग में नहीं आई है, जो लैंड 16 हेक्टेयर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए स्वीकृत हुई है। एक्चुअल क्या है कि एक लॉबी कहूँ या कुछ अधिकारी जो जिनको मैंने पदों से उस समय असक्षम होने के कारण और वो रिजल्ट नहीं दे पाए थे, जो प्रदेश के स्तर पर बड़ी बड़ी पोस्टों पर थे, जब मैंने उनको हटाया और वो इस समय कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ बोर्ड में, वाइल्ड लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण पदों पर हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब उनकी साजिश लग रही है। देखिए, इसमें मंत्री का क्या लेना देना। दूसरा कि हमने बाड़े का काम भी मुझे याद है 31 मार्च 2021 की बात है शायद, तो मैंने नहीं 20 की, मैंने अमित नेगी फाइनेंस सेक्रेटरी से लेकर भरतरी उसमें प्रमुख वन संरक्षक थे, उन सबको 8 बजे ट्रेजरी 31 मार्च को बंद हो गई थी। जियो होने में थोड़ा देर हो गई तो मैंने ट्रेजरी दोबारा से खुलवाई अमित नेगी से कह के, भरतरी को बैठा के रखा मुख्यालय में, लेफ्टिनेंट कालागढ़ डीएफओ को तिवाड़ी को बैठा के रखा लेफ्टिनेंट में, इसको ट्रेजरी अफसर को बैठा के रखा और रात को 11:30 बजे पैसा ट्रांसफर करवाया, जो पाखरो टाइगर सफारी के लिए, एक बाड़े के लिए और एक म्यूजियम के लिए स्वीकृत हुआ था। तो म्यूजियम के लिए और एक म्यूजियम के लिए और उसका एक बाड़े का जो एक बाड़ा बनकर तैयार हो गया, उसका विधिवत शासनादेश गवर्नमेंट से है। अब टेंडर प्रक्रिया ठीक से हुई नहीं हुई, ये तो डायरेक्टर का काम और उनका काम है। हमारा काम है, मंत्री के स्तर पर काम है, योजना को स्वीकृति दिलाना, योजना के लिए धन की व्यवस्था कराना, वो मैंने कराया। दूसरा, जो दूसरा बाड़ा है उसके लिए भी हमने पैसा, फिर मैं 10 करोड़ रुपया, इससे पहले कहीं जो फाउंडेशन का पैसा था वो 20% भी यूज नहीं होता था। तो सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन था कि भाई फाउंडेशन का पैसा 100% फाउंडेशन उसी क्षेत्र में खर्च किया जाए, तो फिर मैं 10 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार से जो फाउंडेशन का पैसा था उसको, उस बहुत लड़ाई लड़कर मैंने वो वित्त विभाग से, उत्तराखंड वित्त विभाग से लड़ाई लड़के वो पैसा लेकर आया और उस
उसमें मैं पाखरो टाइगर सफारी के लिए हमारी बोर्ड के माध्यम से स्वीकृति दी गई। तो वो एकदम पाक साफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो क्योंकि जो हमारा विरोधी ग्रुप है वही कोर्ट में कह रहा है, वही कह रहा है, तो इसलिए दूसरे का पक्ष आ ही नहीं रहा है कि सच्चाई क्या है। और दूसरा, अगर 6000 पेड़ हैं माना, प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड की रिपोर्ट है कि इसमें इतने नहीं पेड़ काटे गए। ये तो जानबूझकर आप कोई मौके पे देख लेना कि कहाँ इतने पेड़ थे। और वो जो काम हुआ है आज, अगर वो पाखरो टाइगर सफारी शुरू हो गई होती तो आज उत्तराखंड को रोजगार मिलता, देश को फायदा होता, और जो हमारे टाइगर बीमार हो जा रहे हैं, घायल हो जा रहे हैं, उनको इलाज नहीं हो पा रहा है, तो पाखरो टाइगर सफारी में उनका इलाज भी होता। अच्छा हरक सिंह जी, ये मेरा आखिरी सवाल ही एक तरह से, हरीश रावत और आपके बीच की दूरियां तो चलिए वो आप और वो जाने, उत्तराखंड में कांग्रेस की पोजीशन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार की दिखाई दे रही है? क्योंकि संगठनात्मक तौर पे हो या फिर वैसे, सबसे बड़ा आपके पास इस समय जो चुनौती है वो बागेश्वर चुनाव है, लेकिन बागेश्वर चुनाव में कांग्रेस की स्थिति इतनी ठीक दिखाई नहीं दे रही है। आपके पूर्व जो वहाँ के प्रत्याशी थे वो भाजपा में शामिल हो गए, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाजपा में शामिल हो गए, तमाम कार्यकर्ता भाजपा की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा क्या है बागेश्वर में कि लोग कांग्रेस को थोड़ा दरकिनार कर रहे हैं? ऐसा देखिए, एक तो ये उपचुनाव होता है और हमें भी मालूम है, जनता को मालूम है कि अगर एक कांग्रेस जीत भी जाएगा तो 19 के 20 हो जाएंगे, और भाजपा को एक सीट कम होने से वो ना कोई फर्क पड़ता है ना कोई फायदा होता है। तीसरा कि सहानुभूति लहर भी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस वहाँ अच्छा फाइट कर रही है। और आज देवेंद्र यादव जी भी वहाँ, हमारे प्रभारी भी वहाँ जा रहे हैं, और सब लोग जा रहे हैं, मैं भी जाऊँगा। अच्छा, पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने आपको पार्टी से निष्कासित करवाया, इस समय मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, हार के भी मुख्यमंत्री वो बन गए, उनको लेके कुछ ऐसा कहना चाहें आप कुछ? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अनुभव की कमी है, और उसका नतीजा है कई बार व्यक्ति जोश में या अनुभव की कमी के कारण बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन आज अगर देखा जाए, धामी को बुरा लग सकता है मेरी बात, लेकिन अगर आज देखा जाए तो इस सरकार की परफॉर्मेंस 0 है। और जब से धामी आया है, पता नहीं क्या दुर्भाग्य लेकर आ गया। कई बार होता ना कि राजा की किस्मत से प्रजा की किस्मत, प्रजा की किस्मत से राजा की किस्मत। इस समय धामी का दुर्भाग्य को मैं इसका कि सारी आपदाएं, सारी नेगेटिव चीजें इस सरकार में सब होती हैं, सरकारों में होती हैं घटनाएं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर नकारात्मक घटनाएं या अभिशाप वाली घटनाएं, दुखदायी घटनाएं, उत्तराखंड को पीड़ित करने वाली घटनाएं अगर कहीं हुई हैं तो वो इस कार्यकाल में हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। हमारे साथ हरक सिंह रावत जी थे, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बात की। आने वाले समय में हरक सिंह रावत जी जिस तरह से अपनी दावेदारी हरिद्वार लोकसभा सीट से कर रहे हैं, वो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस आखिर यहाँ से किसको टिकट देती है। वीडियो जर्नलिस्ट इफ्तिखार हुसैन के साथ दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।